नमस्ते, मैं राहुल आपका होस्ट स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल साइन एजुकेशन मेजरलेस लर्निंग। आई होप आप सब सेफ़ है, अपने घर पे है। इसी तरीके से आप अपना मुझे प्यार देते रहिए। आपने और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं ये संडे, जिसके अंदर मुझे लगा कि ये 4 क्वेश्चंस लेने चाहिए जो हर किसी के साथ रिलेट करता हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले Q&A सेशन के हिसाब से पहला क्वेश्चन के तरफ। पहला क्वेश्चन मुझे पूछ रहे हैं, स्कूल वाले फोर्स कर रहे हैं फ़ीस भरने के लिए नेक्स्ट ईयर का, जिसमें सब चीज़ इंक्लूड कर रहे हैं जैसे लाइब्रेरी फ़ीस, बुक फ़ीस एंड ऑल, तो क्या करना चाहिए? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं मित्तल निकम जी। ओके, सबसे पहली बात तो अगर स्कूल वाले आपको नेक्स्ट ईयर के लिए फोर्स कर रहे हैं तो ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि आपने अगर इस साल का फ़ीस भरा है तो इस साल के फ़ीस के अंदर तो ऑफ कोर्स स्कूल वालों का तो वो बनता है कि उतना फ़ीस तो वो आपके चार्ज करेंगे ही, क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि ये अचानक से ऐसा पेंडेमिक सिचुएशन आ जाएगा मार्केट में। ठीक है, वो भी नहीं जानते थे इस बारे में, ना ही आप जानते थे उस बारे में। लेकिन आने वाला जो सिचुएशन है, आने वाला जो साल है, उसके अंदर एजुकेशन का जो पैटर्न है वो मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ज़्यादातर स्कूल ऑनलाइन रन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, अगर बच्चों को बुलाया भी जाएगा तो ऐसा लगता है कि कहीं ना तो कहीं 50-50% के रेशियो में बुलाया जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और तीसरी चीज़, काफ़ी ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का उसके अंदर फॉलो किया जाएगा। तो मुझे ऐसा ज़्यादातर लगता है कि ज़्यादातर स्कूल ये साल ऑनलाइन ही स्टडीज़ कैरिकुलम आगे लेके जाएगी। ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है। तो इसके हिसाब से आप स्कूल वालों को ये बोल सकते हैं कि देखिए, अभी फ़ीस के लिए आपको अगर नेक्स्ट ईयर के लिए वो अगर आपको अभी से परेशान कर रहे हैं तो आप इस चीज़ के लिए फ़ीस के लिए सीधा बोल सकते हैं कि अगर आप हमको ज़्यादा परेशान करेंगे तो हम सीधा महाराष्ट्र एजुकेशन बोर्ड में जाके कंप्लेन कर देंगे, या तो आप जिस स्टेट में रहते हैं आप उस स्टेट के हिसाब से आप कंप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी काफ़ी रिलैक्सेशन दिया है कि आप स्कूल के फ़ीस के लिए किसी भी पेरेंट्स को फोर्स नहीं कर सकते। और यहाँ तो बात कर रहे हैं ये लोग नेक्स्ट ईयर के फ़ीस की, मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये आपको बांध के रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप नेक्स्ट ईयर इनके स्कूल से निकल ना जाओ। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ आपको यही चीज़ खेलना है कि अगर आपको स्कूल फीस के लिए फोर्स भी कर रहे हैं तो पहली चीज़ यही बोलो कि देखो बॉस, पैसे नहीं है मेरे पास भरने के लिए, तो आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, स्टेट गवर्नमेंट का रूल निकला हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल निकला हुआ है जिसके अंदर आप स्कूल फीस के लिए फोर्स नहीं कर सकते। थर्डली, अगर इसके बाद भी अगर आपको एक सेफ़ प्ले खेलना है तो मेरे हिसाब से सेफ़ प्ले के हिसाब से आप यही बोलिए कि देखिए बॉस, अभी तो आप चालू करने वाले हैं ऑनलाइन ट्यूशन्स के हिसाब से तो जो खर्चा है स्कूल का देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बच रहा है, फिर स्कूल का देखा जाए तो और भी बाकी सारे जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस थे वो काफ़ी बच रहे स्कूल के। तो कहीं ना तो कहीं कुछ ना तो कुछ हद तक स्कूल वालों को भी अपना एजुकेशन जो फ़ीस है वो कम करने पे मजबूर हो जाएंगे वो लोग। ठीक है, तो आप उस तरीके से उनसे बात कीजिए। और रहा सवाल आपके लाइब्रेरी फ़ीस ये सब का, तो आप उनको बोलिए कि देखिए लाइब्रेरी फ़ीस ये सब हम कब भरेंगे, जब एक बार स्कूल पूरा प्रोसेस में स्टार्ट हो जाएगा। लाइब्रेरी फ़ीस का कुछ मतलब भी नहीं बनता है, स्पोर्ट्स फीस का कुछ मतलब भी नहीं बनता है, क्योंकि बच्चा ना ही स्पोर्ट्स खेलने जाएगा वहाँ पे, ना वहाँ पे लाइब्रेरी में से कोई बुक उठाएगा, ना ही आप बच्चे का ट्रैवलिंग फ़ीस भरें जहाँ पे बस ट्रैवलिंग इंक्लूड होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आप उनसे बात कीजिए अच्छे से, आपको शायद हो सकता है कुछ सल्यूशन मिल जाए। अगर सल्यूशन नहीं निकला तो वही है, उंगली टेढ़े करके सल्यूशन निकालिए। ठीक है, तो निकम जी, आई होप आप उसी तरीके से आगे बढ़िए। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 12th स्टैंडर्ड के बाद मुझे अगर पढ़ाई नहीं केनो है पैसे की कमी के वजह से, तो क्या करूँ जिससे मेरा करियर अच्छा बना सकता हूँ। ओके, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं मिस्टर भाटिया। ठीक है, ये इनका क्वेश्चन बोलने का मतलब ये है कि 12th स्टैंडर्ड के बाद इनके पास पैसों की कमी है और ये बोल रहे हैं कि 12th स्टैंडर्ड के बाद मैं किस तरीके से करियर बना सकता हूँ। पहली बात तो आपने मुझे ये नहीं स्पेसिफाई किया है कि आपने साइंस से कंप्लीट किया है कि कॉमर्स से कंप्लीट किया है कि आर्ट्स से कंप्लीट किया है। ठीक है, अगर मैं एक जनरलाइज पकड़ूँ, ठीक है, चलिए आपने किसी से भी स्ट्रीम से कंप्लीट किया हो, ठीक है, एक जनरलाइज पकड़ूँ, तो फिर भी आप 12th स्टैंडर्ड के बाद ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है मार्केट में कि आप उसको टैप कर सकते हैं सच एज पहली अपॉर्चुनिटी तो मैं हमेशा यही बोलूँगा कि क्यों ना आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दे, ताकि
आपका एक सेफ्टी बना रहे, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल का जो सिचुएशन चल रहा है उसमें प्राइवेट नौकरियां काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर रही है, लेकिन सरकारी नौकरियों को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप डिफेंस फोर्सेस में जा सकते हैं, आप बैंक्स के एग्ज़ाम्स भर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये सारे जगहों पे आप अगर टैप करेंगे तो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी होगी, जहाँ पे पैसे भी खर्च नहीं करने हैं, सिर्फ ज़रा सा पढ़ाई के लिए मेहनत करनी है और पास हो जाएंगे आप, ठीक है। या तो आप 12th स्टैंडर्ड के बाद आप ऐसे कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं जिसके अंदर आप अपने प्राइवेट नौकरियों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 12th स्टैंडर्ड साइंस से कंप्लीट किया है तो अभी के सिचुएशन के हिसाब से मैं देखूँ तो पैथोलॉजी जो लैब है उनको ज़्यादा बिजनेस मिलता होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको पैथोलॉजी लैब के हिसाब से आपको कुछ करिकुलम शॉर्ट टर्म कोर्सेज देखना चाहिए, जहाँ पे आप पैथोलॉजी के अंदर आप घुसने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपने कॉमर्स से कंप्लीट किया है तो कॉमर्स के हिसाब से आप देखिए डेटा साइंस के हिसाब से आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, जहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अगर आपने आर्ट्स स्ट्रीम से कंप्लीट किया है तो आर्ट्स स्ट्रीम के हिसाब से आप मीडिया एजेंसीज़ में घुसने की कोशिश कीजिए, जहाँ पे अगेन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो कभी जल्दी बंद नहीं होने वाली सेक्टर है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से भाटिया जी आपको इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मेरी डॉटर को 12th के बाद बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स इन डांसिंग थिएटर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए था। 10th एंड 12th कॉमर्स में किया तो चलेगा क्या इस डिग्री के लिए, प्लीज़ गाइड। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं शिल्पा बेकरे, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं उनके डॉटर के लिए वो 12th स्टैंडर्ड के बाद फाइन आर्ट्स का करिकुलम देख रहे हैं जिसमें डांसिंग एज अ स्पेशलाइजेशन चाहिए उनको, ठीक है। तो अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र की बात करूं तो मुंबई एक जगह है जहां पे जे फाइन आर्ट्स करके सर जे फाइन आर्ट्स करके कॉलेज है, जहां पे आप इस तरीके का कैरिकुलम के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है वहाँ पे डांस एज ए स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, फाइन आर्ट्स होता है। बहुत अच्छा कॉलेज है, हाईएस्ट पैकेज पे होता है आर्ट्स वालों के लिए, लेकिन वहाँ पे डांस एज ए स्पेशलाइजेशन मुझे नहीं लगता कि है। आप अपने एंड से एक बार पता कर लीजिए है कि नहीं है। अगर आप मुंबई में रहते हैं या फिर महाराष्ट्र में रहते हैं तो पुणे में एक बहुत अच्छा कॉलेज है जो इस तरीके का कोर्स प्रोवाइड करता है, दैट इज़ MIT मतलब मुंबई, M फॉर मुंबई, I फॉर इंडिया, T फॉर तमिलनाडु, ठीक है। तो MIT आर्ट्स एंड फाइन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी करके एक कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको इस तरीके का स्पेशलाइजेशन मिल जाता है। आपको इसमें फाइन डांस परफॉर्मेंस का भी स्पेशलाइजेशन मिल जाता है, फाइन आर्ट्स का भी स्पेशलाइजेशन मिल जाता है। तो आप एक बार उनको फ़ोन कीजिए, आप इंक्वायरी निकालिए, आप देखिए आपका बजट उसमें बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से उनका बजट ज़रा हाई रहता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, अगर आपको वो अच्छा लगा तो पुणे में वो कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है विथ इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स। उनके यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं प्लेसमेंट्स के लिए। मेरे हिसाब से मैं आपको रिकमेंड उसके लिए ही करूँगा, ठीक है, अगर आपको डांस एज अ स्पेशलाइजेशन के हिसाब से आगे बढ़ना है तो, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आपका था, जैसे आपने पूछे कि 11th एंड 12th कॉमर्स से कर सकते हैं क्या। जी हाँ, आप 11th एंड 12th कॉमर्स से भी कर सकते हैं, आप 11th एंड 12th आर्ट्स से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि अगर आपको गोल सेट है कि आपको आर्ट्स में ही आगे बढ़ना है एज ए डांस कैरिकुलम, तो आप सबसे पहले वो यूनिवर्सिटी में कॉल कीजिए, यूनिवर्सिटी में कॉल करके पूछिए उनको कि आप कॉमर्स वालों को पहला एंट्री देते हैं कि आर्ट्स वालों को एंट्री देते हैं। अगर आर्ट्स वालों को एंट्री देते तो आर्ट्स कौन से स्पेशलाइजेशन वालों को एंट्री देते हैं पहले, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इंक्वायरी डेस्क चालू होगा उनका, आप इंक्वायरी डेस्क पे कॉल कीजिए उनको और समझ लीजिए सारा इन्फॉर्मेशन, उसके बाद ही आप आगे बढ़िए। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मला ग्रॅज्युएशन नंतर गवर्नमेंट एग्जामसाठी, अच्छा ये जो मैं अभी लैंग्वेज रीड कर रहा हूँ ये मराठी लैंग्वेज है, ठीक है। तो बाकी सब्सक्राइबर्स को मैं समझा दूंगा कि क्या बोल रहे हैं ये। मला ग्रॅज्युएशन नंतर गवर्नमेंट एग्जामसाठी अप्लाय करायचा आहे, मी कन्फ्यूज आहे बँक एग्जामसाठी फॉर्म भरू किंवा डिफेन्ससाठी। ओके, हमारे सब्सक्राइबर्स को मैं एक बार समझा देता चाहता हूँ। ओके, ये पूछा है क्वेश्चन तुषार भोयर जी ने, और इनका क्वेश्चन ये है कि ये ग्रेजुएशन के बाद कंफ्यूज है कि इनको गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जाना तो है, इन्होंने ये चीज़ तो एकदम डिसाइड कर लिया है, लेकिन इनका क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम
के लिए वो बैंक का ऑप्शन चूज़ करे कि डिफेंस का ऑप्शन चूज़ करे। ठीक है, इसके लिए मैं आपको गाइड ये करूँगा कि दोनों ऑप्शन सबसे बेस्ट है, क्योंकि डिफेंस में भी बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे बहुत सारी ओपनिंग्स निकलती है, और बैंक्स में भी कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां पे बहुत सारी ओपनिंग्स निकलती है। अगर आप देखेंगे डिफेंस और बैंक, ये दो ऐसा चीज़ है जो थ्रू आउट द ईयर इसके ओपनिंग निकलते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं SBI की बात करूँ तो SBI अपने ओपनिंग्स निकालता है, अगर मैं बैंक ऑफ इंडिया की बात करूँ बैंक ऑफ इंडिया अपना ओपनिंग निकालता है, अगर मैं बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करूँ बैंक ऑफ बड़ौदा अपना ओपनिंग निकालता है, अगर मैं ग्रामीण बैंक की बात करूँ जो अभी एग्जैक्टली चल रहा है, अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है ग्रामीण बैंक का, तो उसका भी खुद का अलग से प्रोसेस चालू होता है। ठीक है, तो बैंक्स की बात करूँ तो बैंक्स का जो ओपनिंग्स रहता है वो थ्रू आउट द ईयर आता है, कौन से ना तो कौन से फील्ड में, कौन से ना तो कौन से सेक्टर में, आप ज़रूर उसके हिसाब से आगे बढ़िए। अगर मैं डिफेंस की बात करूँ, डिफेंस में भी थ्रू आउट द ईयर ओपनिंग्स आता रहता है। अगर मैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की बात करूँ या पुलिस की बात करूँ, या तो फिर मैं CISF की बात करूँ, ठीक है, या तो रेलवे पुलिस की बात करूँ, तो थ्रू आउट द ईयर, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गया, तो उसका भी थ्रू आउट द ईयर ओपनिंग्स निकलता रहता है। तो ये दोनों सेक्टर जो आपने पकड़ा है बहुत अच्छा सेक्टर है, आपको ज़रूर से ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए। दोनों सेक्टर के लिए आप अप्लाई कीजिए, दोनों की पढ़ाई लगभग एक ही जैसी होगी, बस इतना है कि 19-20 का फ़र्क होगा। ठीक है, आप एक भी पढ़ाई कर लेंगे तो दूसरे का भी एग्ज़ाम आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आप कोई ऑनलाइन एजुकेशन पे जाके देख सकते हैं, पता कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में काफ़ी सस्ते में आपका काम हो जाएगा। और अगर आप क्लासेस वेसेस में जाएंगे तो आपका करीबन 25-30 हज़ार रुपये खर्च हो जाएंगे। अगर वही चीज़ आप अगर ऑनलाइन सीख लेंगे तो आपको 7-8 हज़ार रुपये पूरा साल का खर्च में निकल जाएगा आपका चीज़। ठीक है, बाकी आप देख लीजिए कि आपके लिए क्या बेस्ट है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने सारे क्वेश्चंस पूछे, इसके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहे हैं आप। इसी तरीके से आप अपने इंटरेस्टिंग सवाल जारी रखिए। आपको नीचे मैंने ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप उस पर ज़रूर से ज़रूर मुझे क्वेश्चंस पूछिए। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।